हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एवियन कोचिंग सेंटर में एक बार पुनः स्वागत है। आज आपको इस वीडियो सेशन में फलन और प्रांत सह प्रांत इन सब के बारे में बताया जाएगा। अभी तक जो मैथमेटिक्स है इसमें प्रश्नावली ए के और उसके सभी कॉन्सेप्ट को बताया जा चुका है। अगर अभी आप नए जुड़े हैं या अभी आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में अपलोड है, जहां जाकर वहां से आप देख सकते हैं। आज हम शुरू करते हैं, फिर आगे का प्रश्नावली 1.1 एनसीईआरटी का जो है 1.1 का आगे पहले कॉन्सेप्ट हम समझेंगे, फिर उसके बाद प्रश्नावली पर चलेंगे। तो पहले हम समझते हैं कॉन्सेप्ट फलन। फलन होता क्या है, देखिए पहले इसको अच्छे समझिए। फलन क्या होता है, मान लीजिए ए व बी दो आरिक्त समुच्चय हैं, दो आरिक्त समुच्चय हैं। मतलब दो समुच्चय ऐसे हैं जिसमें कम से कम एक अवयव अवश्य हो। अरिक्त का मतलब क्या होता है, कम से कम रिक्त ना हो, नल सेट ना हो, मतलब फाई ना हो, कम से कम एक अवयव तो अवश्य होना चाहिए दोनों समुच्चय में। तब क्या होता है, माना ए और बी दो अरिक्त समुच्चय में फलन कैसे परिभाषित होगा, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, ए से बी में फलन एक नियम यफ है, एक नियम यफ है। यह नियम क्या करता है, माने ए से बी में फलन क्या है, एक नियम यफ है, जो क्या करता है यफ, जो ए के प्रत्येक मतलब समुच्चय ए का जो प्रत्येक अवयव होता है, जो ए के प्रत्येक अवयव को बी के अवयव से संबंधित करता है। मतलब कहने का मतलब यह है, दो समुच्चय ए और बी होना चाहिए, दोनों अरिक्त होना चाहिए, मतलब कम से कम एक अवयव अवश्य होना चाहिए दोनों समुच्चय में। फिर ए से बी में जो फलन होगा, फलन परिभाषित क्या होगा, एक नियम यफ द्वारा परिभाषित होता है। और यह यफ क्या करता है, ए के प्रत्येक अवयव को बी के अवयव से अद्वितीय ऐसा लिख देना, अद्वितीय संबंध से संबंधित करता है। अद्वितीय संबंध का मतलब क्या होता है, अद्वितीय संबंध से संबंधित करने का मतलब क्या होता है, समझिए। मतलब कहने का मतलब उसके अलावा किसी के पास अवयव, माने उसका ए के प्रत्येक अवयव का बी में केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। तो देखो, जैसे मान लीजिए ए बराबर दिया है 1 2 3 और बी बराबर मान लो दिया है ए बी सी डी। अब फलन एफ ए टू बी डिफाइंड कब होगा, तो यहां से देखिए ए है, ए क्या है, बी मान लेते हैं, इसमें 1 2 3, इसमें ए बी सी डी। मान लो एक ए से संबंधित है, 2 बी से संबंधित है, 3 सी से संबंधित है, और ए डिफाइंड होगा फलन द्वारा। अब यहां से समझो इसकी कंडीशन क्या होती है, ए से बी में फलन के लिए क्या होना चाहिए, ए से फलन के लिए, ए से माने फलन के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, फलन होने के लिए शर्त, फलन होने के लिए शर्त क्या कंडीशन होना चाहिए कि जो रिलेशन है वह फलन कहलाए, ए से बी में रिलेशन फलन कहलाए। पहला कंडीशन होना चाहिए, जो दोनों समुच्चय फलन होने के लिए पहला कंडीशन होना चाहिए, दोनों समुच्चय ए व बी अरिक्त होने चाहिए। क्या होने चाहिए, अरिक्त होने चाहिए। कहने का मतलब जो ए और बी वो फलन तभी परिभाषित कर पाएगा जब ए और बी दोनों क्या हो, अरिक्त, माने कम से कम एक अवयव अवश्य हो। दूसरा कंडीशन होना क्या चाहिए, पहला क्या, दोनों
ए व बी क्या होने चाहिए, अरिक्त होने चाहिए। ठीक है। और दूसरा कंडीशन होता है ए के प्रत्येक अवयव का, ए के प्रत्येक अवयव का बी के अधीन, माने समुच्चय बी के अधीन, माने एफ के अधीन, सॉरी, अवयव का एफ के अधीन माने फलन के अधीन बी में प्रतिबिंब होना चाहिए। मतलब दो कंडीशन पहले समझो। पहले देखिए ए और बी दोनों अरिक्त होना चाहिए, माने कम से कम अवयव मिले। ठीक है, मिल रहा है। दूसरा, ए के प्रत्येक अवयव का एफ के अधीन बी में प्रतिबिंब होना चाहिए, माने जितने भी अवयव ए में दिखाई दें इन सभी का प्रतिबिंब किसमें मिलना चाहिए, बी में मिलना चाहिए। दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, ए के सभी अवयव का बी में केवल बी में एक से अधिक अवयव, एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं होने चाहिए, प्रतिबिंब नहीं होने चाहिए। मतलब कहने का ए के जितने भी अवयव हैं उसका बी में केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। वह किसी से हो सकता है लेकिन एक से अधिक नहीं होना चाहिए, याद रखना। ए के प्रत्येक अवयव का एक से अधिक रिलेशन नहीं होना। तीन कंडीशन होनी चाहिए, फिर से समझो। अभी मैं एग्जांपल से समझा दे रहा हूं सब कुछ। दोनों समुच्चय ए व बी अरिक्त होने चाहिए। ए के प्रत्येक अवयव का एफ के अधीन बी में प्रतिबिंब होना चाहिए। ठीक है, माने ए के जितने भी अवयव हैं सभी का प्रतिबिंब होना चाहिए। तीसरा, ए के सभी अवयव का बी में एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। मैं कुछ और एग्जांपल ले रहा हूं, देखो। इसमें ए है, बी है, ए है और बी है, यहां पर 1 2 3, यहां पर ए बी सी। अगर मान लो एक का ए से रिलेशन है, दो का बी से रिलेशन है। ठीक है, अब बताओ क्या यह फलन है, इसको बताओ क्या यह फलन है। पहला चीज, पहला कंडीशन क्या, दोनों अरिक्त होना चाहिए। पहला कंडीशन तो फॉलो कर रहा है। दूसरा, ए के प्रत्येक अवयव का एफ के अधीन बी में प्रतिबिंब होना चाहिए। अब देखो एक के कितने अवयव है, 1 2 3, सभी का क्या प्रतिबिंब बी में मिल रहा है, बिल्कुल नहीं। देखिए एक का ए से रिलेशन है, दो का बी का माने दो का प्रतिबिंब बी है, तीन का नहीं मिल रहा है प्रतिबिंब, इसलिए फलन नहीं है, फलन नहीं है। समझ में आ रहा है, माने सभी अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए। याद रखना, जो समुच्चय ए है इसका जिससे रिलेशन दर्शाया गया वो उसका प्रतिबिंब होता है, और इस समुच्चय बी का ए वाला क्या होता है, पूर्व प्रतिबिंब होता है। अब यहां पर आप बताओ, एक एग्जांपल मैं और लेता हूं। दूसरा देखो, अगर मान लो दिया है ए और ए दिया है बी। अब यहां 1 2 3, यहां पर ए बी सी है, एक का रिलेशन ए से, दो का रिलेशन बी से, तीन का रिलेशन सी से, दो का रिलेशन सी से, तीन का रिलेशन सी से है। अब बताओ क्या यह फलन है। पहला चीज क्या, पहला हमें देखना दोनों अरिक्त हैं, बिल्कुल है। दूसरा, ए के प्रत्येक अवयव का एफ के अधीन प्रतिबिंब होना चाहिए। देखो ए के सभी अवयव का बी में प्रतिबिंब मिल रहा है, लेकिन तीसरा कंडीशन भी देख के जाया करो। तीसरा कंडीशन क्या है, ए के सभी अवयव का बी में एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। अब बताओ यहां पर दो का तो सी है, एक ही प्रतिबिंब है, तीन का भी सी है, एक ही प्रतिबिंब है, लेकिन एक का देखिए ए भी प्रतिबिंब बन रहा है और बी भी बन रहा है, तो एक का दो प्रतिबिंब बन रहा है। तो कहने का मतलब समुच्चय एक के जितने भी अवयव हों उसका केवल और केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, चाहे सभी अवयव क्यों ना ही एक ही अवयव से रिलेटेड हो, चल जाएगा, लेकिन किसी भी अवयव का दो प्रतिबिंब माने एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। तो यहां पर लिख देंगे फलन नहीं है। तो बातें समझ में आ रही होगी दोस्त। ठीक, अब इसमें बताओ तीसरा हम एग्जांपल लेते हैं, ए बी 1 2 3, ए बी सी
एक का ए से, दो का बी से, तीन का सी से, बताओ फलन है कि नहीं है। पहला अरिक्त समुच्चय होना चाहिए, ए और बी अरिक्त है, बिल्कुल है, कम से कम एक अवयव मिलना चाहिए, एक से अधिक मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। एक के प्रत्येक अवयव का एफ में प्रतिबिंब माने बी में प्रतिबिंब होना चाहिए, सभी का प्रतिबिंब मिल रहा है, देखो एक का भी प्रतिबिंब है, दो का भी है, तीन का भी है। तीसरा कंडीशन, ये के जितने भी अवयव हैं केवल उसका एक ही प्रतिबिंब बी में होना चाहिए, देखो एक का केवल ए ही है, दो का केवल बी है, तीन का केवल सी है, सभी का एक ही प्रतिबिंब है, अतः क्या हो जाएगा, फलन है। तो उम्मीद करता हूं दोस्त समझ में आया होगा फलन कब फलन होगा, कब फलन नहीं होगा। तो ये तीन कंडीशन दिमाग में बैठा लो, ठीक। चलिए, फलन का प्रांत कामा सह प्रांत कामा परिसर, मतलब डोमेन कामा कोडोमेन कामा रेंज ऑफ फंक्शन। मतलब फलन का प्रांत सह प्रांत फंक्शन सॉरी रेंज हम कैसे डिफाइन करेंगे इसको समझते हैं। तो अगर हम मान लेते हैं फंक्शन ऑफ फलन ऑफ ए टू बी डिफाइंड है, मतलब फलन है, फलन ए से बी क्या है, डिफाइंड, इसको मानते हैं ए से बी डिफाइंड है, इसका मतलब फलन एक नियम के तहत एफ कोई फलन है, इसका मतलब ए से बी में एक फलन है, एक फलन है, ठीक। तो अब एक फलन है तो यहां से ये सिद्ध होता है कि वो तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा होगा जो अभी इसके पहले बताए तीनों कंडीशन। क्या, ए और बी अरिक्त होने चाहिए, ए के प्रत्येक अवयव का बी में प्रतिबिंब होना चाहिए, तीसरा ए के प्रत्येक अवयव का बी में केवल कितने होने चाहिए प्रतिबिंब, एक से अधिक नहीं होना चाहिए, तो ये फलन है। अब यहां पर हम बात करते हैं प्रांत की, फिर एग्जाम्पल्स हम समझेंगे। प्रांत मतलब डोमेन, प्रांत का मतलब क्या होता है, समुच्चय ए के सभी अवयव, समुच्चय ए के सभी अवयव जो भी हैं, अगर वह फलन है, क्योंकि डिफाइंड है फलन, पहले तो फलन होना चाहिए, अगर फलन है तो समुच्चय ए के सभी अवयव क्या कहलाएंगे, प्रांत कहलाएंगे, डोमेन कहलाएंगे। दूसरा, अगर सह प्रांत की बात करें, किसकी बात करें, सह प्रांत की बात करें, कोडोमेन की बात करें, कोडोमेन की बात करें तो समुच्चय बी के समस्त अवयव, समुच्चय बी के सभी अवयव ये क्या कहलाएंगे, सह प्रांत। मतलब प्रांत क्या कहलाएगा, अगर कोई फलन है ए से बी डिफाइंड है, ए से बी में एक फलन है, तब समुच्चय ए के जितने भी अवयव होंगे वो क्या कहलाएंगे, प्रांत कहलाएंगे। सह प्रांत कब कहलाएगा, सह प्रांत कौन होगा, समुच्चय बी के जितने भी अवयव होंगे सह प्रांत कहलाएगा। और परिसर की बात करें, रेंज की बात करें, रेंज की बात करें तो रेंज क्या होता है कि समुच्चय ए के अवयव का जो प्रतिबिंब बी में मिले वही होगा रेंज। मतलब कहने का मतलब क्या हो जाएगा, फलन एफ के अधीन, फलन एफ के अधीन समुच्चय बी के, समुच्चय ए के सभी अवयव का प्रतिबिंब, सभी अवयव का प्रतिबिंब। मतलब कहने का मतलब, इसको समझो, इसका मतलब यह है कि अगर ए से बी डिफाइंड है, फलन है, तो अगर ए के अवयव का बी में, ए के अवयव का प्रत्येक अवयव का बी में जो प्रतिबिंब मिल रहा है वही प्रतिबिंब केवल क्या होगा, रेंज होगा।
जो प्रतिबिंब नहीं मिल रहा है बी में वो रेंज नहीं होगा। हम एग्जाम्पल से समझते हैं, देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो ए है, बी है या डिफाइंड है, एफ एक फलन है, 1 2 3 मान लिया, ए बी सी डी मान लिया, ए का 1 से रिलेशन है, 2 का बी से रिलेशन, 3 का सी से रिलेशन है। पहला चीज तो फलन डिफाइन करो, फलन है कि नहीं। फिर आओ पीछे की तरफ, फलन है जी सर, बिल्कुल फलन है। क्यों फलन है? ए और बी अरिक्त है, ए के प्रत्येक अवयव का केवल एक ही क्या है? प्रतिबिंब है, माने ए के सभी अवयव का प्रतिबिंब है। दूसरी चीज, ए के प्रत्येक अवयव का केवल बी में एक ही प्रतिबिंब है। अब हम बात करते हैं प्रांत की। मैंने बताया अगर फलन डिफाइंड हो गया तो प्रांत क्या होगा, डोमेन क्या होगा? समुच्चय ए के सभी अवयव, किसके? समुच्चय ए के सभी अवयव। कौन कौन से अवयव हैं? 1 2 3। तो 1 2 3 इसका प्रांत कहलाएगा, इसका डोमेन कहलाएगा। इतनी बातें समझ में आई? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सह प्रांत की बात करें, किसकी बात करें? सह प्रांत। तो समुच्चय बी के जितने भी अवयव हैं, चाहे वो किसी भी अवयव का प्रतिबिंब हो या ना हो, माने जितने भी अवयव आपके दिखाई दे, चाहे प्रतिबिंब हो चाहे ना हो किसी समुच्चय के अवयव का, वो सभी क्या कहलाएंगे? प्रांत। प्रांत क्या कहलाएगा? ए बी सी डी, सभी जितने भी अवयव हैं। लेकिन परिसर में याद रखना होगा दोस्त, परिसर केवल कौन होगा? जो समुच्चय का वह अवयव, समुच्चय बी का वह अवयव, कहने का मतलब ऐसा समझो, समुच्चय बी का वह अवयव जिसका पूर्व प्रतिबिंब ए में हो। अर्थात ऐसा बोल सकते हो, समुच्चय के जिस अवयव का प्रतिबिंब बी में मिले तो बी का वही अवयव ही क्या कहलाएगा? परिसर। अब केवल प्रतिबिंब की कौन, माना एक का प्रतिबिंब क्या है? ए, 2 का प्रतिबिंब क्या है? बी, 3 का प्रतिबिंब क्या है? सी, डी किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए वह रेंज में नहीं आएगा। परिसर में तो आएगा, परिसर में चाहे उसका पूर्व प्रतिबिंब हो चाहे ना हो। जैसे ए के अवयव का बी में जो अवयव होता है, जिससे रिलेशन होता है, वो प्रतिबिंब कहलाता है। और बी का जो प्रतिबिंब होता है, अवयव का प्रतिबिंब जो होता है, उसके जिस अवयव से प्रतिबिंब है उसका पूर्व प्रतिबिंब कहलाता है। तो कहने का मतलब जितने भी बी के अवयव हैं, चाहे उसका पूर्व प्रतिबिंब हो चाहे ना हो, वो सह प्रांत कहलाएगा। लेकिन परिसर कौन कहलाएगा? बी के वे सभी अवयव जिसका पूर्व प्रतिबिंब ए में हो और जिसका किसी से रिलेशन ना हो ए के अवयव से। ऐसा बोल सकते हो, बी के वे अवयव जो ए के किसी भी अवयव से रिलेशन नहीं रखते हैं, उनको हम परिसर में नहीं रखेंगे, केवल उन्हीं को रखेंगे जो ए के किसी भी अवयव से रिलेटेड है, किसी भी अवयव से संबंधित है। एक कहलाता है परिसर। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। नोट करिए दोस्त। तो वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और अपने उन सभी दोस्तों के पास, उन सभी स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो ज़रूर पहुंचा दीजिए जो इस बार 2023 और 2024 में इंटर बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इंटर बोर्ड एग्ज़ाम में हैं, तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचा देना। तो फिर मिलते हैं एक और अच्छे वीडियो के साथ। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे तो पिछला वीडियो जाकर देख सकते हो। तो इसके बाद मिलते हैं फलनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फंक्शन, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट के बाद फिर प्रश्नावली 1.2। तो पहले कॉन्सेप्ट अगर अच्छे समझ में आ गया दोस्त तो न्यूमेरिकल्स जो हैं, प्रश्नावली के न्यूमेरिकल्स में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्त। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।